Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today we are going to study about one of the most important cereals, that is Triticum. It is part of Unit 4th of second paper of Botany of BSc second year. तो जैसा हमने देखा कि यूनिट 4th में हमें इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ना है और उसमें आज हम फर्स्ट कैटेगरी सीरियल्स अनाज को शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला सीरियल जो हमारे कोर्स में है वो है ट्रिटिकम. ट्रिटिकम एस्टेविम. इट इज़ मेंबर ऑफ फैमिली पोएसी. सीरियल्स जैसा हमने देखा कि सारे सीरियल्स पोएसी या ग्रामीणी फैमिली के मेंबर्स हैं, सारे सीरियल्स मोनोकॉट्स हैं और इसी फैमिली का एक महत्वपूर्ण अनाज जिसे हम यूज़ में लेते हैं वो है वीट, या जिसे हिंदी में गेहूं हम कहते हैं. तो गेहूं का बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम और इसका जो भाग हम यूज़ में लेते हैं, जैसा हमने पहले भी चर्चा की, इसका जो भाग हम यूज़ में ले रहे हैं वो इसके ग्रेन्स, इसे हम अन्न के दाने कह सकते हैं, या इसका फल भी इसे हम कह सकते हैं, बिकॉज इसका फल कैरियोप्सिस है जिसका फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो यह पौधा इट इज़ बेसिकली अ प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ द टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड और माना जाता है कि इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया है. इसकी दो वाइल्ड स्पीशीज़ जो थी वो तो 6000 BC से भी पहले से कल्टीवेट की जाती रही हैं वर्ल्ड में, जिसे एमर वीट कहा जाता है. और उसके अलावा भी इसकी कई वेराइटीज़ डेवलप की गई, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अभी हम जो यूज़ में ले रहे हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कि एक हेक्साप्लॉइड वीट की वेराइटी है. वीट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है वर्ल्ड में और इसका कल्टीवेशन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में किया जाता है, जैसे रशिया में, USA, चाइना, इंडिया, फ्रांस, कनाडा, अर्जेंटीना, टर्की, इटली, इन सभी जगह पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है. और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी काफ़ी राज्यों में गेहूं की खेती होती है, जिसमें कुछ मुख्य राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक. और मुख्यतः जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, UP और राजस्थान का कुछ पार्ट आता है, वहाँ पे स्पेशली मैक्सिमम वीट प्रोडक्शन होता है भारत का. नाउ अबाउट बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लांट. यह पौधा एक हर्बेशियस एनुअल प्लांट है. इसकी हाइट अबाउट 0.75 to 1.5 मीटर तक होती है. इसका तना अनब्रांच्ड होता है, सिलेंड्रिकल होता है और इसमें खोखले पर्व मिलते हैं, यानी हॉलो इंटरनोड्स जिसे कल्म्स कहते हैं, वो जो कि पोएसी की खासियत है वो इसमें मिलते हैं. और इसके बेस पे टिलरिंग हैबिट भी इसमें देखी जाती है. जैसा कि गेहूं का पौधा आपने देखा ही होगा, और यहाँ राइट साइड कॉर्नर में मैं उदयपुर का एक मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन का फोटोग्राफ मैंने यहाँ दिखाया है, जिसे सुखाड़िया सर्कल के नाम से जानते हैं. तो इसके टिप पे आप देख रहे हैं कि गेहूं की जो बाली है उससे इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो गेहूं की बाली जब आप देख रहे हैं तो उससे उसका इन्फ्लोरेसेंस प्रकट हो रहा है, और वो इन्फ्लोरेसेंस है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, जो कि रेसीम का यानी असीमाक्ष पुष्पक्रम का एक प्रकार है. तो ये एक पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस है स्पेशली जो कि पोएसी फैमिली में मिलता है. और इसमें 15 से 20 स्पाइकलेट्स जो होती हैं, दे आर अरेंज्ड इन द ऑल्टरनेट फैशन ऑन अ शॉर्ट सेंट्रल एक्सिस, और उसके चारों तरफ ग्लूम्स से वो ढकी हुई होती है और 1 से 5 फ्लोरेट्स इसमें हो सकते हैं. इसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल हैं, सेसाइल हैं यानी अवृंती पुष्प हैं, तो जो कि स्पाइक पुष्पक्रम का एक कैरेक्टर है कि फ्लावर्स में पेडिसल यानी पुष्पवृंत नहीं होता है. इसके फूल ट्राइमेरस है, मोनोकॉट्स में स्पेशली ट्राइमेरस त्रितयी पुष्प देखने को मिलते हैं, 3 स्टेमेंस उसमें होते हैं और इसमें लॉडिक्यूल्स मिलते हैं, साथ में पेलिया भी मिलता है. और यह एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है. इसकी जो पत्तियां होती हैं वो हाथ में जब आप उसको छुएंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा खुरदुरी है, इट इज़ वेरी रफ टू टच, और सिलिसिफाइड होती हैं. इस वजह से ऐसा होता है, उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है. इसका जो लीफ का विनेशन है यानी शिराविन्यास जो उसमें आप देखते हैं वो पैरेलल विनेशन है, जो कि टिपिकल मोनोकॉट्स का विनेशन होता है, क्योंकि डाइकॉट्स में रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलता है पर मोनोकॉट्स में पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है. तो गेहूं में भी वही दिखता है.
और इसका फ्रूट जो कि स्पेशली हम यूज़ में ले रहे हैं, इसका फ्रूट कैरियोप्सिस कहलाता है, जो कि एक इंडेहिसेंट फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है और शुष्क फल में आता है। और खासियत है कि इस कैरियोप्सिस की फल भित्ति और बीज भित्ति दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। तो फल और बीज दोनों को हम अलग करके नहीं बोल सकते, दोनों एक ही हो गए। तो ये कैरियोप्सिस ही हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स एंड कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्रॉप। तो ये एक रबी की फसल है जैसे आप जानते हैं, और स्पेशली वर्ल्ड में जितने भी वार्म टेम्परेट रीजन्स हैं उन सब के अंदर ट्रिटिकम को ग्रो किया जाता है। और इसके लिए, इसको ग्रो करने के लिए कूल विंटर सीजन, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई और वार्म समर सीजन इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। और वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 30 to 90 सेंटीमीटर इसके लिए प्रेफरेबल है। और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इसके लिए उपयुक्त होती है, दोमट मिट्टी, परंतु एसिडिक मिट्टी या अगर सेलाइन सॉइल है तो वो इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। और हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी अगर वहाँ है तो वो इसके लिए हानिकारक होती है, यानी वातावरण में आर्द्रता अधिक है तो वो भी इसके लिए नुकसानदायक होती है। इंडिया में इस क्रॉप को अर्ली अक्टूबर में इसकी सोइंग शुरू कर देते हैं या लेट नवंबर तक भी सोइंग चलती है। और फील्ड को प्रॉपरली पहले प्रिपेयर किया जाता है, उसको प्लोइंग की जाती है, देन उसके बाद इरिगेशन किया जाता है ताकि यूनिफॉर्म जर्मिनेशन हो। और सीड्स को ब्रॉडकास्ट करके या फिर डिबलिंग के द्वारा सोइंग की जाती है, जिसमें लगभग 125 to 130 kg पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट रहती है। और यूपी, पंजाब और हरियाणा में जनरली गेहूं को रोज में ग्रो किया जाता है, और एक रो से दूसरे रो की डिस्टेंस अबाउट 20 to 22.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली रखी जाती है। और पीरियोडिकली इसके अंदर वीडिंग यानी वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी है, खरपतवार जो उगाती है, और खरपतवार को हटाने के लिए स्पेशली 2,4-D का स्प्रे भी किया जाता है। गेहूं की जो ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं, जो बोनी वेराइटीज़ हैं, उसके लिए शॉर्ट इंटरवल पे इरिगेशन करना ज़रूरी होता है, परंतु जो टॉलर वेराइटीज़ हैं, जो लंबी वेराइटी है, उनको इरिगेशन 3 से 4 बार भी होगा तो उसके लिए एनफ होता है। और इसे क्रॉप रोटेशन करते हुए कॉटन के साथ, सॉर्गम के साथ, शुगर केन गन्ने के साथ, बाजरा के साथ, मूंग बीन के साथ, मक्का के साथ इसको ग्रो करवाया जा सकता है। इवन मिक्स्ड क्रॉपिंग भी की जा सकती है कि चने के साथ या सरसों के साथ मिक्स्ड क्रॉप में भी गेहूं को उगाया जा सकता है। इसकी हार्वेस्टिंग यूजुअली लास्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाती है, जो मई के मिड तक चलती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ सोइंग कि कब आपने उसे बोया था। और इसके लिए हार्वेस्टिंग के लिए हाथों का प्रयोग किया जाता है या सॉ टूथ जो सिकल्स हैं उसका प्रयोग करते हुए उसको काट लिया जाता है, जो कि छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं वहाँ पे। और बड़े फॉर्म में तो मशीनों का प्रयोग करके ही इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो ये जो शीव्स हैं उसको थ्रेशिंग फ्लोर पे स्प्रेड कर दिया जाता है, और बुलेट्स यानी जो बेल हैं उनके पैरों के तले उसको ट्रैम्पल करवाया जाता है, और बाद में ग्रेन्स को विनोइंग के द्वारा बाहर निकाल के उसको ईजिली स्टोर किया जा सकता है। तो भारत में ये कुछ इम्पॉर्टेंट 5 वीट ग्रोइंग रीजन्स हैं, जैसे यूपी और बिहार का जो गंगेटिक एलुवियम रीजन है वहाँ पे, पंजाब में इंडस एलुवियम, देन सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में काली मिट्टी का जो रीजन है ब्लैक सॉइल रीजन्स, देन शिवालिक पहाड़ी और हिमालय पहाड़ी के जो कुछ हिली रीजन्स है वहाँ पे भी वीट को ग्रो किया जाता है, और राजस्थान के डेजर्टिक सॉइल कंडीशन में भी वीट को ग्रो किया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में हैकल के अनुसार ये कुछ इंपॉर्टेंट कल्टीवेटेड वेराइटीज़ हैं जिसकी खेती की जा रही है। जैसे फर्स्ट है आइनकॉर्न वीट। आइनकॉर्न वीट को ट्रिटिकम मोनोकोकम के नाम से हम जानते हैं बॉटनिकली, जिसकी प्लॉइडी स्टेटस है डिप्लॉइड, यानी एक डिप्लॉइड गेहूं है और 2n=14 इसके अंदर मिलता है। पॉलिश वीट जिसे ट्रिटिकम पोलोनिकम कहते हैं, एमर वीट जिसे ट्रिटिकम डाइकोकम के नाम से जाना जाता है, जिसको टेट्राप्लॉइड वीट भी कहते हैं, 4n=28। देन स्पेल्ट वीट है, ट्रिटिकम स्पेल्टा जिसे कहते हैं, वो हेक्साप्लॉइड है, 6n=42। देन जो हमारा कॉमन वीट या ब्रेड वीट जो हम खा रहे हैं, यूजुअली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, और वो भी हेक्साप्लॉइड है, 6n=42। देन क्लब वीट है, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, 6n=42, अगेन इट इज ऑल्सो हेक्साप्लॉइड। तो 3 वेराइटीज हमने हेक्साप्लॉइड वीट की देख ली हैं, स्पेल्ट वीट, कॉमन वीट एंड क्लब वीट। देन ड्यूरम वीट ट्रिटिकम ड्यूरम कहलाता है, वो टेट्राप्लॉइड वीट है, 4n=28, जस्ट लाइक एमर वीट। तो ट्रिटिकम डाइकोकम एंड ट्रिटिकम ड्यूरम दोनों टेट्राप्लॉइड हैं,
और तीसरा एक और टेट्राप्लॉइड वीट है ट्रिटिकम टर्जिडम, जिसे पोलार्ड वीट भी कहते हैं या राइवेट वीट भी कहते हैं। उसमें भी 4n=28, अर्थात ये टेट्राप्लॉइड वीट है। तो डिप्लॉइड वीट है, देन टेट्राप्लॉइड वीट्स हैं, और अभी जो रिसेंट में मोस्ट एडवांस जो वीट है वो है हेक्साप्लॉइड वीट, और स्पेशली ब्रेड वीट के नाम से जाने जाने वाला ट्रिटिकम एस्टिवम जो मैक्सिमम यूटिलाइज होता है। और भारत में वीट ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में बाय डॉक्टर बीपी पाल एंड डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, और उनके अथक प्रयासों से भारत में गेहूं, जिसे आप कहते हैं हरित क्रांति, तो गेहूं की हरित क्रांति, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से एमएस स्वामीनाथन जी को जाना जाता है, और उन्हीं के अथक प्रयासों से हमें गेहूं की ऐसी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ मिली हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है, जैसे पर्टिकुलरली रस्ट जो डिजीज इसमें लगती है जो पक्सिनिया के कारण होती है, तो स्पेशली रस्ट रेजिस्टेंट वीट की वेराइटीज़ डेवलप की गई, और उसके अलावा कुछ ड्वार्फ वेराइटीज़ डेवलप की गई, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ डेवलप की गई, और ऐसी वेराइटीज़ डेवलप की गई जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, जिनको कम सिंचाई भी होगी तो भी वो ईजिली ग्रो कर जाती हैं, और कुछ ऐसी वेराइटीज़ ग्रो करी गई जो कि हिली रीजन में ईजिली ग्रो कर सके। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर कई सारी वेराइटीज़ डेवलप की गई, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट के नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, जैसे लर्मा राजो 64, देन NP 846, सोनारा 64, कल्याण सोना, सोनालिका, लोकवन। तो लोकवन आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है गेहूं की वैरायटी। शेरा, हीरा, मोती, शरबती सोनारा, राज 1972। इसके अलावा भी कई वेराइटीज़ हैं जैसे HS277, HS295 जो हिली रीजन्स में ग्रो की जाती है। तो ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू डिजीजेस एंड वेरियस पेस्ट्स एंड दे आर ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर डिफरेंट जोन्स ऑफ इंडिया। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस वीट, तो गेहूं जनरली हम जानते हैं सीरियल्स कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं, तो गेहूं भी कार्बोहाइड्रेट में रिच है, लगभग 60 to 75% इसका जो पोर्शन है उसमें स्टार्च मिलता है, और प्रोटीन्स 10 से 18% मात्रा में मिल सकते हैं। इसमें स्पेशली दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, ग्लूटीन एंड ग्लियाडिन, जो दोनों बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से भी जाने जाते हैं, और इसी वजह से गेहूं का आटा आप इजीली लगा लेते हैं। इसके बाद जो हम दूसरा सीरियल पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है वो मेज है, मक्का। तो मक्का जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें से एक प्रोटीन उसके अंदर नहीं है, और वो नहीं होने की वजह से आप देखते हैं मक्के का आटा जब आप गूंथते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि उसमें वो प्रोटीन एब्सेंट है। देन गेहूं में लिपिड्स की मात्रा, फैट की मात्रा तो बहुत कम है, मॉइस्चर मात्रा ज़्यादा होती है 13% के अप्रॉक्सीमेटली, एंड उसके अलावा कुछ विटामिन भी इसमें मिलते हैं। विटामिन ई मिलता है, विटामिन ए मिलता है, थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, कुछ विटामिन बी के टाइप्स मिलते हैं, और विटामिन ई तो आप जानते ही हैं, व्हीट जर्म ऑयल मिलता है तो उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं जैसे आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, मैग्नीशियम मिलते हैं, सोडियम पोटेशियम भी मिलता है। इसके अलावा जिंक और सेलेनियम भी इस वीट के अंदर मिलते हैं। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस ट्रिटिकम, तो आप जानते ही हैं कि भोजन के रूप में, स्टेपल डाइट के रूप में विश्व के कई भागों में गेहूं का प्रयोग किया जाता है और विभिन्न रूप में किया जाता है। और जैसे हम यहाँ की बात करें तो भारत में गेहूं के आटे का प्रयोग चपाती बनाने में सबसे ज़्यादा किया जाता है, उसके अलावा ब्रेड बनाने में किया जाता है, बिस्किट्स बनाने में किया जाता है, और कई सारे व्हीट फ्लैक्स सीरियल्स के रूप में मिलते हैं ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, तो उस रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पफ्ड व्हीट भी मिलता है, श्रेडेड व्हीट भी मिलता है, गेहूं का दलिया भी मिलता है। गेहूं के दलिए का प्रयोग लपसी बनाने से ले करके हम उसे हमारी जो खिचड़ी का एक रूप है जिसे चुल्ली कहते हैं उसके रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो गेहूं का भोजन के रूप में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। देन इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार्च, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, माल्टेड व्हीट एंड इवन कोर बाइंडर फ्लोर, उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंड इसके जो लो क्वालिटी के लो ग्रेड फ्लोर जो होते हैं उसका प्रयोग वॉल पेपरिंग में जो पेस्ट बनाते हैं उसके अंदर किया जाता है, और इवन प्लाईवुड एडेसिव बनाने में, और आयरन फाउंड्रीज के अंदर भी इसके लो ग्रेड फ्लोर का आटे का प्रयोग किया जाता है। और व्हीट मिलिंग्स के कई बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ब्रान, जर्म, मिडलिंग्स, ये सभी जो हैं उनको, जो लाइव स्टॉक है, जो पशु हैं, उनको भोजन के रूप में दिया जाता है। और जो व्हीट स्ट्रॉ बच जाता है, जो कि खेत में व्हीट काटने के बाद बचता है, उसको एज अ बेडिंग यूज़ किया जाता है कैटल के लिए, और मैट्रेसेस में उसको पैडिंग के फॉर्म में यूज़ में लिया जाता है। इवन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पैकिंग फ्रेजाइल फूड्स एंड इवन फॉर थैचिंग, उसके लिए भी व्हीट स्ट्रॉ का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्फ्यूरल अल्कोहल, और जो इसका स्ट्रॉ पल्प है
वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ में लिया जाता है, उसका गुदा। स्ट्रॉ बोर्ड बनाने में और बिल्डिंग बोर्ड बनाने में भी गेहूं का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा भी आप लोग अपने आसपास देख सकते हैं कि गेहूं का विभिन्न रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे नवरात्रि के दिनों में हम गेहूं के जवारे ग्रो करते हैं और जवारे का जूस हम पीते हैं। जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम है उन्हें इसका जूस भी पिलाया जाता है। तो कई सारे इस गेहूं के यूज़ हैं। इसका जो व्हीट जर्म है, उसका ऑयल जो निकलता है, वो कई सारी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम्स हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशंस हैं, उन सब में उसका प्रयोग किया जाता है। तो गेहूं इट्स बेसिकली इट इज़ यूज्ड एज अ स्टेपल फूड एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल एंड द बॉटनिकल नेम इज ट्रिटिकम एस्टिवम and the plant part uses its fruit Caryopsis. So with this I end here, and in the next video we are going to study the next serial of your course, that is maize. And this photograph, it is showing the laddus which are prepared from the puffed wheat. Thank you.